अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। पिछली किस्त में हमने आपके साथ हिंदुस्तान के वो हालात शेयर किए थे कि जब तमाम रियासतों के राजों महाराजों को पाकिस्तान या भारत में से किसी एक के साथ इल्हाक करने की ऑप्शन दी गई थी, तो सियासत अपने अरूज पर थी। राजों और महाराजों पर दबाव डाला जा रहा था कि वो भारत का इंतखाब करें। मुख्तलिफ किस्म के लालच दिए जा रहे थे। तो ऐसे में दो राजों ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से मुलाकात करने की ठानी। ख़वातीन व हज़रात, वायसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन और पटेल को अंदाजा था कि कुछ राजे बात नहीं मान रहे। इसका मतलब ये था कि वो मोहम्मद अली जिन्नाह से राब्ते में थे ताकि बेहतर डील लेकर अपना मुस्तकबिल महफूज बना सकें, और इसीलिए वो सब कायद-ए-आज़म के मुलाकातियों पर नजर रखे हुए थे। अगरचे जोधपुर के राजा ने अपने ताई राजदारी से काम लिया था और उसका ख्याल था कि पता नहीं चलेगा कि वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से मुलाकात कर रहा है, लिहाजा वो दोनों राजे जिन्नाह से मिलने के बाद कांग्रेस वालों को चेक करेंगे कि वो उससे बेहतर क्या डील दे सकते थे। तो दोस्तों, मुलाकात का आगाज हुआ। दोनों राजों ने कायद-ए-आज़म से पूछा, अगर जैसलमेर और जोधपुर रियासतें पाकिस्तान के साथ इल्हाक करें तो उन्हें क्या मिलेगा। राजा जोधपुर इसलिए भी पाकिस्तान को ज्वाइन करने में दिलचस्पी रखता था कि उसके कुछ शौक थे, जैसे जहाज उड़ाना, जादू सीखना और रक्स देखना। उसे ये खतरा था कि कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी के लीडर उसे ये शौक हिंदुस्तान में पूरे नहीं करने देंगे, लिहाजा उसे लग रहा था कि पाकिस्तान में शामिल होना बेहतर रहेगा। कायद-ए-आज़म ने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, अपने करीब रखी मेज की दराज से एक सफेद कागज निकाला, राजा जोधपुर के सामने रख दिया और बोले, इस पर जो शराइत लिखनी है लिख दो, मैं इस पर दस्तखत कर दूंगा। कायद-ए-आज़म के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी कि उन्हें अपनी हरीफ पार्टी कांग्रेस के खिलाफ दो ऐसी रियासतें मिल रही थी जिनके राजे खुद उनसे राब्ता कर रहे थे। वो हर शर्त मारने को तैयार हो गए और इसीलिए सफेद कागज सामने रख दिया कि जो चाहें उस पर लिख दें। दोस्तों, दोनों राजे तवक्को नहीं कर रहे थे कि उन्हें ऐसा ब्लैंक चेक पेश किया जाएगा। फौरी तौर पर उनके जहन में कुछ न था कि उन्हें कायद-ए-आज़म से कौन से मुतालबे करने चाहिए। उन्होंने सोचा कि वो वापस होटल जाकर आराम से इन शराइत पर गौर करेंगे जो उन्हें कायद-ए-आज़म से मनमानी चाहिए। जोधपुर का राजा अपने ताई बड़ा मुतमईन हो गया। उसकी जेब में एक ब्लैंक चेक तो आ गया। अब देखते हैं कि वो कांग्रेस की लीडरशिप से क्या बार्गेन कर सकते हैं, या फिर उन्हें पाकिस्तान से ही सब मर्जी की शराइत मनवाकर नए मुल्क को ज्वाइन कर लेना चाहिए, जहाँ सब कुछ उनकी मर्जी का होगा और उनकी मौजूदा जिंदगी और लाइफ स्टाइल को कोई खतरा नहीं होगा। ये सब कुछ सोचकर राजा ने कायद-ए-आज़म से कहा कि उसे सोचने के लिए कुछ वक्त दिया जाए और फिर उनसे राब्ता करेगा। कायद-ए-आज़म से हाथ मिलाकर वो दोनों बाहर निकले और अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। इतनी देर में वही बीपी मेनन होटल पहुंच चुका था। मुखबरी हो चुकी थी कि दोनों राजे कायद-ए-आज़म से मिल रहे हैं। बीपी मेनन के पास एक ही ऑप्शन था कि वो उन्हें फौरी तौर पर वायसराय हाउस ले जाए। जो ही एक राजा होटल में दाखिल हुआ तो उसकी नजर बीपी मेनन पर पड़ी। मेनन आगे बढ़ा और बोला, इमरजेंसी हो गई। वायसराय हिंद ने उसे फौरन अपने घर बुलाया है। राजा को अंदाजा नहीं था कि वायसराय हिंद और बीपी मेनन को ये खबर पहुंच चुकी थी कि वो कायद-ए-आज़म से मिलकर आया है। लिहाजा उसने सोचा कि वायसराय हिंद से मिलने में क्या हर्ज है, और वैसे भी कौन वायसराय हिंद से मिलने से इनकार कर सकता था। तो दोस्तों, हुआ यूं कि राजा को लेकर बीपी मेनन फौरन वायसराय हाउस की तरफ चल पड़ा। जब दोनों वायसराय हाउस पहुंचे तो बीपी मेनन ने राजा को वेटिंग रूम में बिठाया और खुद लॉर्ड माउंटबेटन को ढूंढने निकल गया। वो मुख्तलिफ कमरों में वायसराय को तलाश करता रहा, लेकिन वो उसे कहीं न मिला। आखिरकार उसने वायसराय हिंद को वॉशरूम में जाकर तलाश किया, जहाँ वो पानी के टब में लेटा हुआ था। बीपी मेनन के कहने पर वायसराय ने कपड़े पहने और वो नीचे वेटिंग रूम में बैठे जोधपुर के शहजादे के पास आकर बैठ गया। वायसराय ने गुफ्तगू शुरू की और बोला कि अगर आज उसका बाप जिंदा होता तो यकीन करो वो हिंदुस्तान के साथ इल्हाक को तरजीह देता। दोस्तों, वायसराय का इशारा उसकी जिद की तरफ था कि वो सोच समझकर फैसला करे कि उसने किसको ज्वाइन करना है। इस मैसेज में एक धमकी भी थी। दोस्तों, वायसराय ने नौजवान राजा को कहा कि जोधपुर एक हिंदू रियासत है और वो महज अपने जाती मफादात महफूज करने के नाम पर अपनी रियाया को पाकिस्तान के साथ मिला रहा है। वायसराय हिंद ने इस अमल को खुद गर्जाना करार दिया। वायसराय को इल्म था कि ये नौजवान राजा उस वक्त पूरी रियासत इसलिए दाव पर लगाने पर तुल गया है कि उसे जाती फायदा चाहिए। इस बात को जहन में रखकर वायसराय हिंद ने नौजवान राजा से कहा कि वो फिक्र न करे, वो और बीपी मेनन मिलकर सरदार पटेल को कहेंगे कि वो राजा के साथ अच्छा रवैया रखे और तुम्हारे मफादों का ख्याल रखे। ये कहकर वायसराय उठकर चला गया। उसने बाकी काम बीपी मेनन के हवाले कर दिया था कि अब वो उससे जो लिखत पढ़त करानी है करा ले। जब राजा के सामने दस्तावेजात रखी गयी तो उसने जेब से एक गैर मामूली फाउंटेन पेन निकाला जो उसने अपनी एक छोटी सी जादूगर फैक्ट्री में तैयार कराया था। जब राजा उस कागज पर दस्तखत कर चुका तो उसने फाउंटेन पेन को घुमाया और उसके अंदर से एक छोटा सा पिस्तौल निकल आया। नौजवान राजा ने फौरन वो पिस्तौल बीपी मेनन पर तान लिया और कहा, मैं तुम्हारा
तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता, तुम मुझे डरा नहीं सकते। शोर शराबा सुनकर माउंट बैटन फौरन नीचे उतरा। उसने नौजवान राजा को फाउंटेन पेन में छुपा पिस्तौल बीपी मेनन पर ताने हुए देखा। ख़वातीन और हज़रात, ये वही माउंट बैटन था जो कि जंग अजीम दोम लड़ चुका था, लिहाजा उसके लिए ये नजारा खौफनाक नहीं था। उसने राजा से वो पिस्तौल छीन कर अपने पास रख लिया। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि जब माउंट बैटन लौट कर लंदन गया तो उसने देखा कि वहाँ एक क्लब है जिसका नाम मैजिक सर्कल है। ये एक 27 साल जादूगर के नाम पर कायम किया गया था जो जवानी में ही इंतकाल कर गया था। लॉर्ड माउंट बैटन इस क्लब का मेंबर बन गया तो खुद भी जादू से महसूस होता था, लिहाजा उसने वही फाउंटेन पेन और उसमें छुपे पिस्तौल को वहाँ जादू के तौर पर इस्तेमाल किया और वो मैजिक सर्कल का इलेक्शन भी जीत गया। बाद में माउंट बैटन ने राजा जोधपुर का वो पिस्तौल उस क्लब को दे दिया कि वो अपने सर्कल म्यूजियम में रख दे। लिहाजा जब लॉर्ड माउंट बैटन का 1979 में आयरलैंड में कत्ल हुआ तो वो पिस्तौल नुमा फाउंटेन पेन उसकी फैमिली को दे दिया गया। बरसों बाद 2013 में फैमिली ने वो तारीखी पेन नीलाम करने का फैसला किया और उसकी लागत $7,000 लगाए गए। खैर दोस्तों, 3 दिन बाद बीपी मेनन ने बाकायदा इल्हाक की दस्तावेज़ात तैयार की और राजा जोधपुर के महल गया, जिस पर एक उदास और अफसुर्दा राजा ने दस्तखत कर दिए। जब एक दफा दस्तखत हो चुके तो राजा ने सोचा कि जो होना था वो हो चुका, अब इल्हाक को एंजॉय करना चाहिए। नौजवान राजा ने मेनन के साथ एक पार्टी करने का फैसला किया। मेनन वहाँ रुकना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। ये राजा की फरमाइश थी कि वो इल्हाक की खुशी में पार्टी करेगा। मेनन इसलिए खुश था कि उसने हिंदुस्तान के लिए बड़ा मार्का मार लिया था। सरदार पटेल को देने के लिए उसके पास तोहफा था। उसने 2 बड़ी हिंदू अक्सरियत वाली रियासतों को पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने से बचा लिया था। उसके दिल्ली में पुलिस राज सोर्स ने जिना और जोधपुर की राजा की खुफिया मुलाकात की मुखबरी करके हिंदुस्तान पर एहसान किया था। अगरचे वो फौरी तौर पर दिल्ली रवाना होना चाहता था, लेकिन नौजवान राजा ने जिद की कि वो फौरन वापस ना जाए, पहले जश्न होगा। ख़वातीन और हज़रात, अब लॉर्ड माउंट बैटन के लिए बड़ा चैलेंज कश्मीर में दरपेश था, जो कि मुस्लिम अक्सरियत इलाका था। उस वक्त किसी को अंदाजा न था कि कश्मीर का मामला इस कदर हाथ से निकल जाएगा कि 2 नए मुल्क इस पर जंग लड़ेंगे। लॉर्ड माउंट बैटन इस बात पर कायल था कि जब फार्मूला ये बनाया गया था कि जहां मुसलमानों की अक्सरियत होगी वो इलाके पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेंगे, तो कश्मीर को भी पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए। लॉर्ड माउंट बैटन और सरदार पटेल इस बात पर कायल थे कि कश्मीर की सरहदें पाकिस्तान के साथ मिलती हैं और फिर वहां से दरिया निकलकर नए मुल्क जा रहे हैं और ऊपर से अक्सरियत मुसलमान है, लिहाजा अकल और समझ का भी यही तकाजा था कि कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा मसला पैदा हो गया कि कश्मीर का राजा हरि सिंह बार बार याद दहानी के बावजूद फैसला नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, राजा की कोशिश ये थी कि आखिरी वक्त तक इस इल्हाक को टाल दिया जाए और वो आजाद रियासत के तौर पर ही कायम रहे। राजा उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों से मिलने के मूड में नहीं था। अब सवाल ये था कि कश्मीर जो मुसलमान अक्सरियत इलाका था और जिस पर मुगल हुकूमत करते रहे थे, वो एक सिख राजे के हाथ कैसे लग गया। उस इलाके की एक दिलचस्प तारीख है। जम्मू कश्मीर एक आजाद रियासत के तौर पर पहली दफा 1846 में उभरा। 14वीं सदी तक इस इलाके पर बुद्ध और हिंदू राजे महाराजे हुक्मरान थे। इसके बाद एक मुसलमान हुक्मरान ने उनकी जगह ले ली और वो 1587 तक इस पर हुक्मरानी करते रहे। दोस्तों, जब अकबर बादशाह ने कश्मीर पर हमला करके उसे मुगल रियासत में शामिल कर लिया, अगले 2 वर्षों तक ये इलाका मुगलों का गरमाई दारुल खिलाफा के तौर पर इस्तेमाल होता रहा और आज भी हरी पर्वत किला, शालीमार बाग और निशात की शिमल में मुगलों के असरात महसूस किए जा सकते हैं। इस तरह चनार के दरख्तों में भी मुगलों के असरात मिलते हैं जो वहाँ कश्मीर में हर तरफ कसरत से पाए जाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, जब मुगलों का जवाल शुरू हो रहा था तो 1752 में अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान से आकर कब्जा कर लिया और अगले 60 साल तक कश्मीर पठानों ने अपने कब्जे में रखा, जिस दौरान मुख्तलिफ गवर्नर तब्दील होते रहे। 1819 में कश्मीर को महाराजा रंजीत सिंह ने फतह कर लिया। यूं अगले 27 बरस तक सिखों की हुकूमत रही। 18वीं सदी की 50 साल गुजरने के बाद जम्मू पर डोगरा चीफ राजपूत, जिसका नाम रंजीत देव था, वो हुक्मरानी करता रहा। उसका इंतकाल 1780 में हुआ और उसकी मौत पर उसके खानदान में हुक्मरानी के लिए लड़ाई शुरू हो गई। इस पर सिखों को मौका मिला और उन्होंने जम्मू और दीगर पहाड़ी इलाकों को अपने साथ शामिल कर लिया। दोस्तों, रंजीत देव के 3 पड़पोतों गुलाब सिंह, ध्यान सिंह और सचीत सिंह ने जाकर रंजीत सिंह की मुलाजमत कर ली। उन तीनों ने महाराजा रंजीत सिंह की इतनी खिदमत की और वो इतना मुतासिर हुआ कि उसने जम्मू का तख्त गुलाब सिंह के हवाले कर दिया और उसको राजा का लक़ब भी दे दिया। भिम्बर, चिबाल और पूंछ के इलाके ध्यान सिंह को दे दिए और रामगढ़ के इलाकों का राजा
सचजीत सिंह को बना दिया गया। दोस्तों, ध्यान सिंह और सचजीत सिंह बाद में कत्ल हो गए। जब रणजीत सिंह का 1839 में इंतकाल हुआ तो सिखों की सारी ताकत धड़ाम से नीचे आन गिरी। जब अंग्रेजों और सिखों के दरमियान पहली जंग का खात्मा हुआ तो 1846 में गुलाब सिंह अंग्रेजों और सिखों के दरमियान सुलहकार के तौर पर सामने आया। उन मुज़ाकरात में सिख महाराजा को कहा गया कि वो हर जाने के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 करोड़ रुपए अदा करे और साथ पंजाब में भी बड़े बड़े इलाके वो कंपनी को सरेंडर करे। दोस्तों, अब मसला ये था कि 1 करोड़ रुपए तो नहीं थे कि वो हर जाना अदा करता। इस पर उन्होंने दरिया ब्यास से सिंध का दरमियानी इलाका, जिसमें कश्मीर और जम्मू के इलाके शामिल थे, कंपनी के हवाले कर दिए। लेकिन गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने एतराज किया कि इन तमाम पहाड़ी इलाकों पर कब्जे से ब्रिटिश हुकूमत पर कंट्रोल और चलाने के लिए अखराजात बहुत बढ़ जाएंगे और नए मसाइल पैदा होंगे, नई फौजी लड़ाइयाँ भी शुरू हो सकती हैं। गवर्नर जनरल का ख्याल था कि हमने इन पहाड़ों का क्या करना है, क्योंकि हमें वहाँ से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस पर गुलाब सिंह आगे बढ़ा और उसने अंग्रेजों को पेशकश की कि वो सब पैसे कंपनी को अदा करने को तैयार है, इसके बदले उसे कश्मीर का खुद मुख्तार हुक्मरान बना दिया जाए। इस पर गुलाब सिंह के साथ अमृतसर में 16 मार्च 1846 को एक मुआहिदा किया गया। इस मुआहिदे के तहत गुलाब सिंह ने तस्लीम किया कि वो अंग्रेजों का वफादार रहेगा और हर साल अंग्रेज हुकूमत को टोकन के तौर पर एक घोड़ा, 12 कश्मीरी बकरियां जो अच्छी नस्ल की होंगी और कश्मीरी शॉलों के 3 जोड़े भेजा करेगा, जिससे ये पता चलता रहेगा कि वो अंग्रेजों का वफादार है। आने वाले बरसों में ये इंतजामात भी बदल लिए गए और तय हुआ कि सिर्फ 2 कश्मीरी शॉलें गोरों को भेजी जाएंगी और साथ 3 कश्मीरी रुमाल। यूं अमृतसर में होने वाले इस मुआहिदे के बाद पहली दफा कश्मीर एक सियासी कुव्वत के तौर पर उभरा, जो एक आजाद रियासत थी। इस मुआहिदे के तहत गुलाब सिंह कश्मीर का महाराजा करार पाया और उसके पास दरियाए सिंध, रावी, कश्मीर, जम्मू, लद्दाख और गिलगित के इलाके आ गए। ताहम गोरों ने कुछ पहाड़ी इलाके अपने पास रख लिए जो दिफाई नुक्ताए नजर से अहम थे। उन इलाकों की कीमत 25 लाख लगाई गई। गोरों ने महाराजा गुलाब सिंह से कहा कि वो 25 लाख रुपए उन इलाकों के काट कर बाकी 75 लाख उन्हें अदा करेगा। ताहम जब गुलाब सिंह ये सब मुआहिदे करके कश्मीर वापस लौटा तो उसे पता चला कि उसके पीछे तो बगावत हो चुकी है। उसे अंदाजा नहीं था कि अंग्रेजों को 1 करोड़ रुपए अदा करके भी महाराजा का लक़ब इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला। अब गुलाब सिंह को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। गुलाब सिंह किसी भी कीमत पर कश्मीर को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। उसके पास आखिरी ऑप्शन रह गया था जो उसने इस्तेमाल करने का फैसला किया।